हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज की इस वीडियो में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की मल्टीपल चॉइस नंबर 20 से ऑनवर्ड 38 तक डिस्कस करनी है। और अगर हम बात करें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस नंबर 20 की, सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ। सिंपल बार चार्ट्स के बारे में हमने अगर बात करनी हो तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ सिंपल बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ प्रोपोर्शनल टू द गिवन क्वांटिटी। तो लिहाजा ये बार्स ऑफ इक्वल विड्थ का एक सेट होता है, यानी सर्कुलर रीजन इसमें नहीं होता, एडजस्टेंट रेक्टेंगल्स भी नहीं होती, वो हिस्टोग्राम में होती हैं। और लेंथ ऑफ इक्वल यानी इक्वल लेंथ्स भी नहीं होती, जिस चीज़ की लेंथ से क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जिस चीज़ की क्वांटिटी डाटा में कम गिवन होगी उससे बनने वाले रेक्टेंगल की बार की लेंथ भी कम होगी। लिहाजा विड्थ इक्वल हो सकती है, लेंथ इक्वल नहीं हो सकती। इट मीन्स के बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, इन सिंपल बार चार्ट द विड्थ ऑफ बार्स हैज़। तो सिंपल बार चार्ट के अंदर विड्थ बराबर होती है जी, और उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, कम रख लें ज़्यादा रख लें। सूटेबल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए अपनी स्पेस को देखते हुए, जिस स्पेस पे आप बना रहे हैं उसको देखते हुए सूटेबल स्केलिंग कर लें, सूटेबल विड्थ डिसाइड कर लें, लेकिन सबकी बराबर होनी चाहिए। विड्थ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, लिहाजा देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस। ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है। मल्टीपल बार चार्ट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ, इट इज़ आल्सो एक्सटेंशन ऑफ सिंपल बार चार्ट जी। ये हिस्टोग्राम या ए एंड बी ऑप्शन ये रॉन्ग हैं। मल्टीपल बार चार्ट सिंपल बार चार्ट की तरह ही बनाया जाता है, और बस फ़र्क इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा डाटा सेट्स को एक सिंगल डायग्राम के अंदर ज़ाहिर करना इसका मकसद होता है, जो कि बखूबी इससे पूरा किया जा सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 है, पाई डायग्राम कंसिस्ट ऑफ। पाई चार्ट जो है यानी पाई डायग्राम ये सर्कल पे मुश्तमिल होता है जी। बार्स या रेक्टेंगल्स वगैरह ये बार चार्ट्स में बनाए जाते हैं या हिस्टोग्राम में बनाए जाते हैं। हमारे पास ये सर्कल पे मुश्तमिल होता है, लिहाजा ए ऑप्शन सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्मूथ इज कॉल्ड। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को अगर स्मूथ कर दिया जाए तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व में चेंज हो जाती है। अगर हम कोनों की सूरत में स्केल्स के साथ लाइन सेगमेंट्स की सूरत में बनाएंगे पॉइंट्स को तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अगर स्मूथ कर दिया जाए उसको तो इट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व, लिहाजा ये बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन नंबर 25 में, किसी भी रेक्टेंगल की जो विड्थ है इन हिस्टोग्राम इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम का हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, दो तरह की हिस्टोग्राम होती हैं, एक इक्वल क्लास इंटरवल और दूसरा अनइक्वल क्लास इंटरवल का केस होता है। अगर हमारे पास इक्वल क्लास इंटरवल्स होंगे तो डेफिनेटली उससे बनने वाली जो रेक्टेंगल्स हैं उन सब की विड्थ भी इक्वल होगी। और अगर हमारे पास इक्वल क्लास इंटरवल्स नहीं होंगे, किसी क्लास का इंटरवल कम या किसी का ज़्यादा, तो उनसे बनने वाली रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है वो भी फिर बराबर नहीं होगी। ये जो विड्थ है रेक्टेंगल्स की ये प्रोपोर्शनल टू द गिवन क्लास इंटरवल्स होता है। जिस क्लास की इंटरवल ज़्यादा उसकी विड्थ भी ज़्यादा, जिस क्लास का इंटरवल कम उससे बनने वाली क्लास की विड्थ भी, रेक्टेंगल की विड्थ भी कम होगी। लिहाजा ये बी ऑप्शन सही है, इक्वल टू द क्लास इंटरवल साइज होता है ये, लिहाजा बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 26 अगर देखें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू द, ये क्लास फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है जी। विड्थ डिपेंड करती है क्लास इंटरवल्स पे और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स जो हैं ये डिपेंड करती हैं क्लास फ्रिक्वेंसीज पे। जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी कम होगी उससे बनने वाली रेक्टेंगल की लेंथ भी कम होगी, और जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उससे बनने वाली रेक्टेंगल की लेंथ भी ज़्यादा होगी। लिहाजा ये ए ऑप्शन करेक्ट है, क्लास फ्रिक्वेंसी साइज। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्राफ शोइंग द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर और लोअर क्लास बाउंड्रीज। अगर अपर या लोअर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट अगर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को प्लॉट किया जाए तो इट इज़ नोन एज ओगिव, या इसको ओजाइव भी प्रोनाउंसिएशन इसकी यूज़ होती है। बहरहाल ज़्यादातर हम इसको ओगिव का नाम ही देते हैं। ये हमारे पास ए ऑप्शन सही है। उसके अलावा इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहा जाता है जी। तो लिहाजा अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन हैं। सिंपल बार चार्ट तो इसको नहीं कह सकते, लिहाजा डी ऑप्शन यानी ए एंड बी ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगी। यानी ओगिव भी कहा जाता है और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का नाम भी इसको दिया जाता है। इसी तरह व्यूवर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन आल्सो कॉल्ड, अभी बात हुई ओगिव इसको कहा जा सकता है, लिहाजा ए ऑप्शन करेक्ट है। 29 में, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टाइम सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करना ये हिस्टोग्राम का काम है, और टाइम सीरीज यानी क्रोनोलॉजिकल आर्डर के हिसाब से गिवन डाटे को रिप्रेजेंट कर देना एक लाइन या कर्व की सूरत में, ये हिस्टोरीग्राम कहलाती है। लिहाजा ये ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है। बी हिस्टोग्राम रॉन्ग है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर करने के लिए होता है।
और सिंपल बार चार्ट भी हमारे पास जो है ये ग्राफ नहीं है, एक बार चार्ट है, नाम से ही ज़ाहिर है। हम तो ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि वो क्या है टाइम सीरीज़ की, ये हिस्टोग्राम कहलाएगी, यानी ए ऑप्शन। इसी तरह 30 नंबर में है अ डिवीजन ऑफ अ सर्कुलर रीजन इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। पाई चार्ट जो है ये हमारे पास एक ऐसी डायग्राम है, एक ऐसा चार्ट है जिसमें एक सर्कुलर रीजन को सब डिवाइड किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में, सेक्टर्स में। तो लिहाजा हमारे पास डिवीजन ऑफ अ सर्कुलर रीजन ये पाई चार्ट कहलाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। और टोटल एंगल ऑफ अ पाई चार्ट क्या होता है जी? 360। एक सर्कल जो है ये टोटल 360 एंगल पे मुश्तमिल होता है। सेमी सर्कल का 180 एंगल होता है और फुल सर्कल का 360 डिग्री होता है। लिहाजा टोटल फिर पाई चार्ट जो है, क्योंकि वो एक सर्कल पे मुश्तमिल है, तो फिर पाई चार्ट का भी टोटल एंगल क्या होगा व्यूअर्स? 360, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह 32 में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। जी ये हिस्टोग्राम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हिस्टोग्राम अगर बनी हुई है उसी पे अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, तो हर रेक्टेंगल के बिल्कुल मिड में क्लास मार्क फॉल करेगा और उसके बिल्कुल बनाई हुई जो रेक्टेंगल होगी उसके बिल्कुल टॉप पे मिड पे ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी के सामने डॉट लग जाया करेगा। तो लिहाजा हमारे पास उन पॉइंट्स को मिलाने से हिस्टोग्राम की मदद से ही हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हासिल हो सकती है। लिहाजा ये सी ऑप्शन सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 है सिग्मा, यानी इसको सुमेशन साइन भी कहा जाता है। ये सिग्मा यानी सुमेशन, ये इंडिकेट करता है किसको? ये एक लैटिन साइन है और ये जाहिर करता है सम को। तो लिहाजा हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर। इसको अगर हम सुमेशन साइन में रिप्रेजेंट करें तो सुमेशन साइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि जिस वैल्यू में जिस फैक्टर में चेंज नहीं आ रहा उसको एज इट इज़ लिख दिया जाता है, जिस फैक्टर में चेंज आ रहा हो उसको आई से रिप्रेजेंट करके फिर उसकी वेरिएशन बता दी जाती है कि किस वैल्यू से कहाँ तक ये वेरी कर रहा है। लिहाजा अगर आप सुमेशन वाई की बेस देखें तो बेस चेंज हो रही है, सिर्फ वाई और उसका स्क्वायर तो हर वैल्यू में कांस्टेंट है, लेकिन बेस में कभी 1 2 3 या 4 आ रहा है। लिहाजा हम सुमेशन साइन में आई इज़ इक्वल टू 1 2 4 मेंशन करेंगे और बाकी हमारे पास वाई की ऑप्शन, वाई स्क्वायर की ऑप्शन एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास सी, उसमें वाई की सुमेशन 1 से n तक लिखा हुआ है, यहाँ पे n की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा व्यूवर्स? 4 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 से 4 तक वैल्यूज़ है y की। लिहाजा इसकी करेक्शन जो है n की जगह हमारे पास क्या आता है? 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 35 है y1 माइनस म्यू का स्क्वायर प्लस y2 माइनस म्यू का स्क्वायर प्लस y3 माइनस म्यू का स्क्वायर। तो चेंज सिर्फ y की बेस में आ रहा है, बाकी सारे का सारा फैक्टर हर एडिशन के बाद सेम फैक्टर आ रहा है। लिहाजा हमारे पास i की वैल्यूज़ 1 से 3 तक हो जाएंगी और y माइनस म्यू का स्क्वायर यहाँ पे भी हमारे पास लिखते हुए ये आई माइनस म्यू और ब्रैकेट के ऊपर फिर स्क्वायर आएगा, क्योंकि तमाम फैक्टर्स के अंदर स्क्वायर मौजूद है। तो लिहाजा स्क्वायर आपने यहाँ पे लिख लेना है। बाकी हमारे पास ये ई ऑप्शन करेक्ट होगी, स्क्वायर जब आप यूज़ कर लेंगे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 36 है इफ़ सुमेशन 2 की पावर y, तो वेयर डी इज़ इक्वल टू या 3 या 4 या 7 हो सकता है। तो सुमेशन 2 की पावर y जो है ये किसके बराबर होगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y वेरी करेगा और y बिलोंग टू d, और d हमारे पास क्या है? 2 3 4 और 7, यानी हमारे पास 2 की पावर एक दफ़ा 2, फिर सुमेशन की वजह से प्लस साइन आ जाएगा, फिर 2 की पावर 3, फिर सुमेशन की वजह से प्लस, फिर 2 की पावर 4 प्लस, फिर 2 की पावर 7 और प्लस। तो लिहाजा हमारे पास ये क्या आ जाता है जी? यहाँ पे ये हमारे पास जो ऑप्शन है 2 की पावर 3 2 3 4 और 7, ये हमारे पास व्यूवर्स जो ऑप्शन करेक्ट है ये ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हाईलाइट किया गया है बी को, लेकिन ये इसमें हाईलाइट करते हुए ये गलती है। आपने ए ऑप्शन को करेक्ट कहना है। गिवन हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह हमारे पास 37 है इफ़ y1 इज़ इक्वल टू 2, y2 इज़ इक्वल टू 3, तो y3 इज़ इक्वल टू 5, तो देन ये y1 y2 और y3 का सुमेशन उन्होंने कहा हुआ कि क्या होगा। तो इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास 10 आ जाता है। लिहाजा हमारे पास ये बी ऑप्शन सही है, 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है द ग्रीक लेटर, ये पाई का साइन लिखा हुआ है जी। ये पाई जो है ये पाई साइन इंडिकेट किसको ज़ाहिर करता है? ग्रीक लेटर अगर हम ये यूज़ करें पाई, तो ये ज़ाहिर करता है जी हमारे पास प्रोडक्ट को। जिस तरह सुमेशन साइन सम को ज़ाहिर करता है, ये पाई का साइन जो है ये प्रोडक्ट को ज़ाहिर करेगा।
तो ये 38 मल्टीपल चॉइसेस तक हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मल्टीपल चॉइसेस के लिए को लेके आएंगे। और ये याद रखिएगा, ये किसी भी रिटन टेस्ट के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन मल्टीपल चॉइसेस ही पूछी जाती हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्लियर होने चाहिए। अगर किसी को कोई इशू है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसको ब्रीफली डिस्कस कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।